हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाया जा रहा है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन। तो विलियन वाला जो टॉपिक अपने पास है उसमें लास्ट तक अपने कल तक जो टॉपिक देखा था, उसके बाद में आज का जो अपना नया टॉपिक आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी विलेयता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विलेयता का। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे अराइज होते हैं, वो कौन कौन से हम आपको बताऊंगा। ये क्या है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है। उस थ्योरी को आप बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखेंगे। मैं जो जो वर्ड्स बोल लूँ उस वर्ड्स को आप बिल्कुल से ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे बोलता जाऊँगा। उन वर्ड्स को आप क्या थोड़ा थोड़ा नोट करते रहे। मैं आपको नोट भी कराता रहूँगा साथ साथ, तो आप उसको नोट करेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी याद करने में। तो सबसे पहली बात तो आती है विलेयता जो होती है, उस विलेयता की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में क्या अपने पास कि द्रव या ठोस अपने पास कुछ भी है। विलेयता का मतलब यही है कि अपने पास जैसे कि द्रव है, द्रव में ठोस तथा गैस जो है उस गैस को किस प्रकार से मिलाया गया है। द्रव में ठोस तथा गैस की विलेयता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अपने पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स अपने पास ये आते हैं कि ठोसों की द्रव विलेयता को ये कारक जो प्रभावित करते हैं ये आते हैं। लेकिन इससे पहली बात ये है कि विलेयता क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको कल तक लास्ट तक जो बताया था टॉपिक, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो अपने पास कोई भी ठोस पदार्थ है या अपने पास द्रव पदार्थ है या गैस है, तो उनमें अपने पास जो लिक्विड है जिसको अपने विलायक के रूप में लिया है, उसके अंदर ठोस या गैस जो है उसको यदि मिलाया जाए तो जिस हद तक वो आसानी से मिल जाती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। जैसे कि आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने शुगर को मिलाया, तो शुगर जिस लास्ट एंड तक जहाँ तक मिलती जाती है वो उसकी विलेयता सोल्यूबिलिटी आराम से गैस से है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह है, ये सब है, ये जल में आसानी से विलीन हो जाती है। तो ये जो उसकी है ना विलेयता कहलाएगी। लास्ट तक जो पॉसिबिलिटी आती है मिलने की वो उसकी विलेयता है। तो एक तो आगे अपने पास विलेयता क्या है। विलेयता के साथ ही अपने पास अनेक प्रकार के टॉपिक्स है जिसके अंतर्गत अपने पास है द्रव में ठोस तथा गैस की विलेयता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जिसमें से अपने पास मेन अपने देखेंगे, एक तो देखेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, एक अपन देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। यानी अपन ने अभी मैंने आपको लास्ट तक क्या बताया कि द्रव जो उस द्रव में ठोस को मिलाया जा सकता है, द्रव जो उसमें गैस को मिलाया जा सकता है। लेकिन ये कब तक मिलाया जा सकता है, जब तक कि आसानी से विलीन हो जाती है, विलेयता दर्शाने लग जाती है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। अपने पास कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को हमने क्या किया है, द्रव में मिलाया है, तो द्रव में लास्ट तक कहाँ तक मिल सकता है वो उसकी क्या होगी, ठोसों की द्रव में विलेयता। जैसे कि अपने पास है एक निश्चित ताप पर, साथ साथ ध्यान रखेंगे, एक निश्चित ताप पर 100 ml द्रव विलायक में, एक निश्चित ताप है, टेम्परेचर अपने फिक्स लिया, उसके अंतर्गत 100 ml द्रव जो अपने पास क्या है विलायक है, उसमें ठोसों की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोसों की विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अपने पास क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर अपन ने क्या किया है कि अपने पास कोई भी ठोस पदार्थ, उस ठोस पदार्थ को अपने द्रव में मिलाया है, तो द्रव में वो अधिकतम लास्ट तक कहाँ तक मिलते हैं वो उसकी क्या हो गई, विलेयता होगी, उसकी सोल्यूबिलिटी हो गई। ठीक है, इस अवस्था में विलियन जो होता है वो संतृप्त प्रकार का बनता है। मैंने आपको बताया था संतृप्त विलियन बताया था, एक असंतृप्त विलियन बताया था। मैंने बताया था कि संतृप्त विलियन क्या बताया कि जो अपने पास विलायक है, उस विलायक में विलेय जो है उसकी अधिकतम मात्रा जो है वो घुली हुई हो। ठीक है, यानी मात्रा जो है वो अधिकतम घुली हुई हो, उसका संगठन जो होता है वो प्रत्येक भाग में समान हो। तो जो अधिकतम मात्रा घुली हुई हो वो तो होता है संतृप्त विलियन, और अधिक मात्रा घोली जा सके वो होता है असंतृप्त विलियन। इसके अलावा संगठन के बारे में मैंने बताया था कि प्रत्येक भाग में संगठन यदि विलेय विलायक का समान होता है तो समांगी, समान नहीं होता है तो विषमांगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अपने पास ठोसों की द्रव में विलेयता जो है वो अपने पास समझ में आ गई कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या है और इससे किस प्रकार का सोल्यूशन बनता है। इससे सोल्यूशन बनता है वो बनता है अपने पास किस प्रकार का, समांगी और विषमांगी, ये अपने पास हैं। इसके अलावा मेन जो सोल्यूशन बन रहा है वो अपने पास है संतृप्त टाइप का। यदि संतृप्त नहीं होता है तो सोल्यूशन नहीं बनता है, उसको अपन ये नहीं कह सकते, बन भी जाता है सोल्यूशन लास्ट में जाके, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि अपने पास जो है ठोस जो है उसके द्रव में विलेयता आसानी से हो रही है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होगा कि जैसे अपने पास द्रव है, उस द्रव में अपने ठोस को मिलाया, तो एक तो आसानी से मिल रहा है, कई बार क्या होता है आसानी से नहीं मिलता, तो इसको क्या है कि कई कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे कि अपने पास एक नंबर अपने पास क्या है यहाँ पर, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं जो अपने पास विलायक है, विलायक की प्रकृति, नेचर, यानी इसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उसका नेचर क्या है, मतलब क्या हो गया कि ध्रुवीय है क्या ध्रुवीय है। जैसे अपने पास सोल्यूट ले लिया, सोल्यूट मतलब विलय ले लिया, और उसके अंदर सॉल्वेंट अपने पास है जो कि अपने पास विलायक है। अब विलायक जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का जैसे, और अपने पास जो विलय है वो विलय जो है वो अपने पास है, जब अपने पास ये ले रखा है वो भी ध्रुवीय प्रकृति का है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक, यानी इसको क्या बोलते हैं, समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल लाइक यानी समान समान को घोलता है, मतलब ये हो गया कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो ध्रुवीय में विलय होते हैं, और अध्रुवीय जो होते हैं वो अध्रुवीय में विलय होते हैं। जैसे कि अभी आप ध्यान से समझेंगे, यदि वे विलय व विलायक दोनों ही ध्रुवीय प्रकृति के हो तो विलेयता बढ़ती है। मैंने अभी बताया विलय व विलायक दोनों ध्रुवीय प्रकृति के तो विलेयता बढ़ती है। जैसे कि NaCl, KCl, HCl, KNO3, ये मैंने अपने पास क्या आ गए, एक तो अपने पास इसके एग्जांपल क्या आ गए, जो कि NaCl है, ठीक है, KCl है, ठीक है, ये HCl हो गया। HCl तो चलो अपने पास लिक्विड के रूप में आ जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत वो भी आ गया ना पोलैरिटी, तो ये क्या आ सकता है, एक अपने अभी देखा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो। तो ये सारे क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय, ठीक है, पोलार होते हैं। तो ये पोलार जो होते हैं, तो इसको क्या करता है कि पोलार को पोलार में घोला जाए तो आसानी से विलेयता दर्शाते हैं, क्योंकि सब पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, लाइक डिजोल लाइक प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, इसलिए जल में आसानी से विलेयता दर्शाते हैं। इसी प्रकार अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय कौन कौन से, I2S8 एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल याद रखेंगे, I2 है, S8 यानी सल्फर है, ये जो होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अध्रुवीय, ठीक है, ये तो होते हैं पोलार, और ये होते हैं यहाँ पर नॉन पोलार, नॉन पोलार। तो ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये आसानी से जल में विलेयता जो है वो नहीं दर्शाते हैं। अपने पास है ना द्रव्य में विलेयता, तो ये ठोस अपने पास है, यदि ये अध्रुवीय प्रकृति की है तो विलेयता जो होती है वो आसानी से नहीं दर्शाई जाएगी कंपेयर टू इसके NaCl, KCl, HCl, ये ध्रुवीय विलायक हैं, तो ध्रुवीय में विलय होते हैं। अध्रुवीय जो होता है उसको ध्रुवीय में मिलाएंगे तो आसानी से विलेयता नहीं दर्शाएंगे, लेकिन अध्रुवीय को अध्रुवीय में मिलाते हैं तो विलेयता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास इसी प्रकार किस में मिल सकते हैं अध्रुवीय विलायक, जैसे कि अपने पास हो सकता है CCl4 और कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, ये सब हो सकता है। जैसे अपने पास एक तो CCl4 है, कार्बन डाई सल्फाइड। अब आप इसमें याद क्या रखोगे, CCl4 और एक हो सकता है कार्बन डाई सल्फाइड CH2। अब ये जो चीज़ है, एक तो एक ये याद रखनी है आपको, ठीक है, और ये जो आपने लिखा है इसके साथ आपको याद रखना है यहाँ पर वाटर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये तो है पोलार सिस्टम, ध्रुवीय प्रकृति, और ये अपने पास है अध्रुवीय प्रकृति। जैसे आपको कोई पूछे एग्जाम के अंदर अध्रुवीय प्रकृति का पूछे कि अध्रुवीय प्रकृति के कोई ऐसे कंपाउंड बताओ अध्रुवीय जो अध्रुवीय हैं और विलेयता दर्शाते हैं, तो ये जो CCl4 है, CH2 है, ये तो अपने पास हो गए यहाँ पर विलायक, ठीक है, ये तो अपने पास हो गए यहाँ पर विलायक, विलायक बोले तो सॉल्वेंट, ये तो अपने पास हो गए यहाँ पर सॉल्वेंट। और ये जितने भी हैं, ये दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये अपने पास है सोल्यूट, ये मात्रा कम है, ये मात्रा ज़्यादा, तो इसको यदि इसके अंदर मिलाया जाए तो आसानी से विलेयता दर्शाते हैं। इसी प्रकार ये जो अपने पास हैं, ये सारे ये अपने पास क्या है, सोल्यूट यानी विलय पदार्थ है। इसको यदि इसके अंदर मिलाया जाए जो कि अपने पास क्या है, सोल्वेंट, तो ये आसानी से इसके अंदर क्या होता है, विलेयता दर्शाते हैं। तो ये तो होता है कि ध्रुवीय प्रकृति के एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, कोई ध्रुवीय प्रकृति, निम्न में से ध्रुवीय व अध्रुवीय को छांटिए, पोलार और नॉन पोलार को छांटिए। तो इसमें से आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में ये, तो इसके अंतर्गत ऐसे छांटना होता है आपको कि इसके अंदर बताना पड़ता है कि कौन सा ध्रुवीय प्रकृति कौन सा है ध्रुवीय प्रकृति का। तो इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, ये दे देंगे NaCl दे दिया, S8 दे दिया, HCl, I8, KCl, KNO3 ऐसे बीच बीच में दे दिए, फिर उसमें से ध्रुवीय अध्रुवीय को छांटना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय। तो ये जो होता है छोटा सा होता है अपने पास कौन सा, विलय एवं विलायक की प्रकृति, जो अपने अभी लिखा है ना, विलय एवं विलायक की प्रकृति। इसी के साथ में एक अपने पास आता है ताप का प्रभाव। अब ताप का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो विलय व विलायक की प्रकृति के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक अपने पास आता है, वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। ताप का प्रभाव,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। यानी आपके पास जैसे पोलार को पोलार में मिला रखा है, नॉन पोलार को नॉन पोलार में मिला रखा है, और आप विलेयता दर्शा रहे हो, मान लीजिए विलेयता नहीं दर्शाई जा रही, आसानी से नहीं हो रही है, तो ताप का प्रभाव क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य की ठोसों की द्रव्य में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ताप बढ़ाने पर, या IIT JEE AIEEE मेंस वगैरह इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य ठोसों की द्रव्य में विलेयता होती है तो क्या होती है? कम, अधिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी ही नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे कि आपने शुगर लिया, शुगर को आपने क्या किया? पानी में मिलाया, तो एक तो आप धीरे धीरे डिजोल्व कर रहे हो, तो वो उसके लिए 3-4 मिनट ले लें, और एक आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, फिर आप इसको उसके अंदर चीनी डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, शुगर डालते आसानी से उसके अंदर सोलिबिलिटी दर्शाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है। एक नियम है जिसको बोलते हैं ला सातेलिया का नियम, ठीक है। ला सातेलिए नाम का एक साइंटिस्ट है, ला सातेलिए, जो कि आपने 11th क्लास में भी देखा है। ला सातेलिए के नियम के अनुसार 2 चीज़ें हैं। एक तो अपने पास है डेल एच इज ग्रेटर देन 0, दूसरी चीज़ अपने पास है डेल एच इज लेस देन 0। ये डेल एच जो है वो यहाँ पर अपने पास एंथैल्पी है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, एंथैल्पी पोर्शन, एंथैल्पी। तो डेल एच इज ग्रेटर देन 0, डेल एच इज लेस देन 0। तब ये होता क्या? देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ला सातेलिए के नियमानुसार डेल एच इज ग्रेटर देन 0 हो तो विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा जो होती है वो आसानी से अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी डेल एच इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से डेल एच का मान थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, तो क्या होती है? विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ कोई, इसका एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके अंतर्गत ऐसा पोर्शन आता है। यानी ताप बढ़ाने पर ला सातेलिए के नियमानुसार डेल एच यानी एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंतर्गत उष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया पहले कि उसमें से निम्न में से उष्मा होती है, तो उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपीय, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या है वो आप लिख लीजिए साथ साथ। एक तो अपने पास है NH4Cl, एक अपने पास है NaNO3, एक एग्जाम्पल है AgNO3 KCl, AgNO3, एक अपने पास है KCl और एक अपने पास है यहाँ पर Ki। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ला सातेलिए के नियमानुसार ठोसों के द्रव्य में विलेयता के लिए। तो डेल एच इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है? उष्मा कौन सी? शोषी अभिक्रिया। उष्मा मतलब यहाँ पर मैंने अभी बताया कि उष्मा अवशोषित होती है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो देखिए डेल एच इज लेस देन 0 होता है तो उष्मा का अवशोषण होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो अपने ध्यान रखनी, NH4Cl, NaNO3, AgNO3 और KCl Ki, इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। दूसरी बात अपने पास क्या है? यदि डेल एच इज लेस देन 0 हो तो विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है। विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा कौन सी होती है? मुक्त होती है, ये वाली, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाली। तो डेल एच इज लेस देन 0 हो तो उष्मा जो होती है वो मुक्त होती है, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है वो प्रदर्शित होती है, जिसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये जो है वो 0 से इसका मान कम है, डेल एच इज लेस देन 0 है, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उष्मा जो होती है वो अपने को मिलेगी, उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इस दौरान क्या होता है? देखो उष्मा मुक्त होती है, इस दौरान ताप में वृद्धि से ठोसों की द्रव्य में विलेयता जो होती है उसमें कमी आती है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि 0 से यदि कम आ गया तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता ऑटोमेटिक कम ही होनी है, ठीक है। इसमें उष्मा जो होती है, उष्मा क्या होता है? उसका क्या होता है? अवशोषण हो रहा है, तो इसमें ठोसों की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो बढ़ती है, यहाँ पर ठोसों की द्रव्य में विलेयता घटती है। मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ, इसमें ठोसों की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो यहाँ पर तो होती है घटती है, और यहाँ पर ठोसों की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। अब साथ साथ में इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एक तो NaOH है,
एक यहाँ पर अपने पास है NaOH और एक यहाँ पर Li2SO4 लिथियम का है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, NaOH, ठीक है, Li2SO4। और एक एग्जांपल और है इसका, बेस्ट एग्जांपल, वो अपने पास है कैल्शियम एसीटेट का है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब आप फिर से ध्यान से समझेंगे कि ताप का इफेक्ट क्या होता है। ला सातेलिया के नियमानुसार डेल एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, उसमें अशोषी अभिक्रिया होती है और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता बढ़ती है, जिसके एग्जाम्पल NH4Cl, NaNO3, AgNO3, KCl और Ki। इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। इसी प्रकार डेल एच इज लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता घटती है। और साथ साथ में इसके एग्जाम्पल क्या है, NaOH हो सकता है, Li2SO4 हो सकता है, कैल्शियम एसिडेट हो सकता है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको फेयर में तैयार कर लीजिए। एग्जाम में इसके बेस्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। एक इसमें एक नोट है, वो साथ साथ आप नोट करेंगे, Na2SO4 10H2O, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूबर लवण बोलते हैं, ठीक है। Na2SO4 10H2O जो है इसका ये एक स्पेशल चीज़ है जिसको अपन ग्लूबर लवण बोलेंगे, ग्लूबर लवण। इसको आप साथ साथ याद रखेंगे, ग्लूबर साल्ट है, ग्लूबर साल्ट, ठीक है। इसको साथ साथ आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो Na2SO4 10H2O जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, ग्लूबर साल्ट जो है इसको असामान्य व्यवहार ये प्रदर्शित करता है क्योंकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी विलेयता जो होती है वो बढ़ती है, जबकि इससे अधिक ताप पर विलेयता घटती है। तो यह एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस दौरान तो क्या होता है, विलेयता जो होती है वो बढ़ती है। 32.4 के आसपास टेम्परेचर होता है तब तो विलेयता बढ़ेगी। उसके बाद में यदि टेम्परेचर और हो जाता है तो विलेयता घट जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O जिसको ग्लूबर साल्ट बोलते हैं, इसमें असामान्य व्यवहार एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो प्रदर्शित होती है। क्यों? क्योंकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है तो इसके दौरान क्या होता है, विलेयता जो होती है वो बढ़ती है, जबकि इससे अधिक तापमान जब हो जाता है तो विलेयता जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूबर लवण, ग्लूबर साल्ट Na2SO4 10H2O। तो इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसको आप फेयर कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है तापमान का प्रभाव, इसके बाद में अपना टॉपिक आता है, ये सारा सारा इसमें थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको आप ऐसे ही याद करोगे नहीं तो आपको ढंग से याद नहीं हो पाएगा। कोई भी पॉइंट इसमें यदि छूट जाता है तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ एक एक चीज़ लेके चलनी है, तभी वहाँ से अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से क्वेश्चन कम है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो अंदर से बनते हैं, वो एक एक दो नंबर के बड़े हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसी बाद नंबर 2 जो पोर्शन अपने पास है वो अपने पास है गैसों की द्रव्यमय विलेयता, गैसों की द्रव्यमय विलेयता, गैसों की द्रव्यमय विलेयता, ठीक है। द्रव्यमय विलेयता यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, लिक्विड जो होता है उसमें गैसों की द्रव्यमय विलेयता क्या होती है, यानी अपने पास द्रव्य यानी H2O वगैरह कुछ भी है ये सब, इसको अपने क्या किया है, द्रव्य को अपने किस में मिलाया है, लिक्विड में मिला है, तो क्या विलेयता जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए द्रव्य में गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा गैस की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। यानी अपने पास क्या है, द्रव्य जो है उस द्रव्य में गैस की अधिकतम मात्रा घुली हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे लिक्विड है पानी, उस पानी को आपने क्या किया है, जल जो है अपने पास, उस जल के अंदर आपने देखा है कि ऑक्सीजन जो होती है वो मिली हुई होती है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो उसके अंदर पूर्णतः मिली हुई होती है, तो वो अधिकतम विलेयता जो होती है वो क्या कहलाती है, गैसों की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। ठीक है, नोट कर लेना साथ में। किसी गैस का 1 ml आयतन यानी सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, 1 ml बोल सकते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, ये ध्यान रखेंगे। 1 ml और सेंटीमीटर क्यूब, कई जगह लिखा था सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, 1 ml, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो एक चीज़ होती है। तो 1 ml सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आयतन जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हुआ हो तो उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, एब्जॉर्बिलिटी जो बोलते हैं ना, एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक।
ठीक है। तो किसी गैस का 1 ml आयतन जो कि 1 ml जल में घुला हुआ है तो उसको अवशोषण गुणांक कहते हैं। 1 ml आपके पास मान लीजिए कोई भी गैस है और उसी गैस को अपने 1 ml किसी लिक्विड में घोल रखा है तो उसके अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाती है गैस। तो उस गैस को आसानी से डिजोल्व होना क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्बिलिटी कोफिशिएंट जो है वो कहलाता है। नोट: लगभग सभी गैसें जल में कम या अधिक सीमा तक घुलनशील होती है तथा वास्तविक विलयन का निर्माण करती है। कोई भी गैस होती है वो यदि जल में घुली रहती है तो वो आसानी से तब तक घुलती है, यानी अधिक सीमा तक घुलनशील होती है जल में। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास ऑक्सीजन जो होती है, ये बेस्ट एग्जांपल है, मैक्सिमम लास्ट तक घुली रहती है जिसके कारण पानी जो होता है उसका निर्माण होता है। तो अधिकतम मात्रा में जो घुली हुई होती है वो उसके क्या कहलाता है? वास्तविकता कहलाती है। उसी के दौरान क्या होता है? वास्तविक विलयन, यानी अपने पास जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका निर्माण होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर अपने पास है प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्य में विलेयता जो है उसको क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग्स जिसको बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग एक इफेक्ट भी होता है। इफेक्ट तो होता है अच्छा प्रभाव बोल सकते हैं, और अफेक्ट जो होता है वो बुरा प्रभाव होता है जिसको प्रभावित करने वाले कारक बोला जाता है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने का मतलब हो गया कि गैस जो होती है वो द्रव्य में आसानी से विलेयित हो जाती है, लेकिन कौन से कारक ऐसे हैं जिसके कारण से क्या होगी? गैस जो होती है वो द्रव्य में विलेयता नहीं दर्शाएगी। तो इसके लिए अपने पास मेन क्या आ गई? एक तो आ गई अपने पास गैस जो है उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। ठीक है, तो गैस की प्रकृति क्या है यहाँ पर देखिए। अब गैस की प्रकृति में है ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करती हैं अथवा विलयन में आयनित होती हैं, अधिक विलेयता दर्शाती है। ध्यान से समझेंगे, ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करती हैं, विलायक मतलब सॉल्वेंट से क्रिया करती हैं, तो गैस क्या होगी? सॉल्यूट। ऐसी गैसें जो सॉल्वेंट जो है उससे आसानी से क्रिया करती हैं तथा अथवा विलयन में आयनित हो जाती है। सॉल्यूशन में बनाया तो उस दौरान उसमें आयनाइजेशन हो गया और वो आयनों में टूट गई। ठीक है, तो अधिक विलेयता दर्शाती है। मतलब क्या हो गया कि आसानी से वो उसके अंदर मिलने के बाद में वो टूट गई तो विलेयता अधिक दर्शाएगी। जैसे कि आप देखेंगे NH3 लिखते जाएंगे, साथ साथ NH3 HCl SO2 लिख देता हूँ मैं, NH3, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ HCl, एक है SO2। ये सारे ये वैसे तो लिक्विड में है, ये तो गैस होती है, ये लिक्विड भी होता है लेकिन इसकी वेपर बनती है। ये गैस के रूप में होती है, लिक्विड होता है लेकिन इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी वेपर होगी, तो इससे जो गैस बनेगी वो है। तो तीनों यदि गैस के रूप में है, ठीक है, तो ये जल में अधिक विलेयता दर्शाती है। जैसे कि आपने देखा कि HCl को यदि आप जल में मिला दोगे तो उसमें तनु सोल्यूशन बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस के अंदर H2O के अंदर मिलाते हैं तो आसानी से विलेयता दर्शा देती है। ठीक है, यहाँ से इसी प्रकार से NH3 अमोनिया जो है उसको यदि पानी मिला देंगे तो अधिक विलेयता यहाँ से दर्शाती है। तो ये आसानी से विलेयता दर्शाती है। लेकिन इसके लिए छोटा सा नोट है, वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ साथ देखेंगे। इधर लिख देता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ है, नोट में याद रखेंगे, नोट में साथ साथ उतारेंगे इसको नोट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतारते जाना। ठीक है, N2O2 CO2 आदि जो होती है वो जल की अपेक्षा एथिल एल्कोहल में अधिक विलेयता दर्शाती है। ठीक है, अब ये जो गैसें हैं वो एथिल एल्कोहल जो होता है, मतलब अभी मैंने क्या बताया, जल की अपेक्षा एथिल एल्कोहल में आसानी से विलेयता दर्शाती है। मैं साथ में लिख देता हूँ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल अब क्यों विलेयता दर्शाती है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। एथिल एल्कोहल जिसको अपन बोलेंगे C2H5OH, एथिनॉल। एथिल एल्कोहल जो होता है उसमें अधिक विलेयता जो होती है वो दर्शाती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में आसानी से व तीव्रता से विलेयता दर्शाती है। तो इसका एक तरीका है कि लाइक डिजोल्व लाइक हो गया। जैसे अपने पास ऑक्सीजन है, O2 है, CO2 है, वो जल की अपेक्षा, जल जो होता है वो एक पोलार सिस्टम है। ठीक है, जल की अपेक्षा एल्कोहल में जो कि नॉन पोलार सिस्टम है में अधिक विलेयता दर्शाती है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो रक्त में आसानी से तीव्रता से विलेयता दर्शाता है, क्योंकि रक्त जो होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर यदि ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो आसानी से विलेयता दर्शाती है, तभी तो अपन जीवित हैं। यदि रक्त में ऑक्सीजन का डिजोल्व नहीं होना, यदि रक्त जो होता है ऑक्सीजन में नहीं मिले तो हम जो होते हैं, अब आपको बताइए कि गड़बड़ भी हो सकता है, कोई भी जैसे अपन बीमार हो सकते हैं, और भी कोई कारण हो सकता है, ये सब तो आसानी से विलेयता जो है वो उस समय नहीं दर्शाई जा सकती। इसके बाद में आता है विलायक की प्रकृति। अपने पास कौन सा है, छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद में अपने पास है विलायक की प्रकृति। ये उतार लेना साथ में, विलायक
की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अपने पास जो विलायक है उस विलायक की प्रकृति क्या है। विलायक जो मतलब जैसे आप अभी अपने देखा कि अपने पास गैस की प्रकृति जो है वो तो देख ली, गैस मतलब क्या है, यहाँ पर सोल्यूट था, तो अपने पास ये विलय है, इस विलय की प्रकृति है, तो अपने पास विलायक की प्रकृति भी तो होनी चाहिए। विलय जो होता है वो विलायक में आसानी से नहीं मिल रहा है, तो विलायक जो होता है उसमें भी तो कुछ होगा। विलय तो मिलने के लिए तैयार है लेकिन विलायक नहीं मिला रहा है, तो विलायक की प्रकृति भी तो होनी चाहिए। दोनों यदि समान मात्रा में बिल्कुल सही है, लाइक डिजोल्व लाइक काम कर रहे हैं, तभी विलेयता होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसी गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, अभी बताया था लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। जबकि इसी प्रकार क्या है, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाती है। अभी मैंने बताया था कि ध्रुवीय ध्रुवीय में विलय होती है और अध्रुवीय अध्रुवीय में विलय होती है। यही कारण है कि HCl गैस बेंजीन द्रव्य की अपेक्षा जल में अधिक विलेयता दर्शाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या चीज़ है कि HCl जो होता है, यानी यही कारण है कि HCl गैस बेंजीन द्रव्य की अपेक्षा, HCl जो होता है उसको यदि अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O में, तो इसमें सोल्यूबिलिटी जो होती है वो दर्शाई जाती है, सोल्यूबिलिटी जो होती है वो दर्शाई जाती है। जबकि अपन HCl जो है इसको अपन बेंजीन में मिला देते हैं C6H6, तो यहाँ पर नॉट सोल्यूबिलिटी आती है, नॉट सोल्यूबिलिटी, नॉट सोल्यूबिलिटी आती है। तो ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है यहाँ पर कि यदि अपने पास वाटर के अंदर HCl मिलाएंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इस पर पोलार सिस्टम है, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसके अंदर ये प्लस एक माइनस HOH होता है ना, H और OH, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, तो लाइक डिजोल्व लाइक है, तो सोल्यूबिलिटी आसानी से होगी, इसमें विलेयता जो होती है वो आसानी से होगी। ये कब, ये जब अपने पास गैस के रूप में उपस्थित है। HCl जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, C6H6 बेंजीन अध्रुवीय प्रकृति का होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो नॉट सोल्यूबिलिटी, यानी एक ध्रुवीय को एक अध्रुवीय प्रकृति में मिलाएंगे तो सोल्यूबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन छोटी सी बात आपसे पूछूं कि नॉट सोल्यूबिलिटी जो है वो जो होती है वो यदि सोल्यूबिलिटी यानी सोल्यूबल मतलब कहने का तात्पर्य कि पोलार और नॉन पोलार को यदि आपस में मिला दिया जाए और विलेयता कब हो, तो इसके लिए टेम्परेचर इफेक्ट देखा जाता है। यदि अपने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो जो नॉन पोलार है वो पोलार में भी घुल सकता है, पोलार नॉन पोलार में एक बार सोल्यूबिलिटी दर्शा सकता है, लास्ट तक उसमें कोई पोलरिटी आए तब तो, नहीं तो न की बराबरी होता है, नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद में आता है एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगले वाला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, दाब का प्रभाव। यहाँ से हेनरी का नियम जो होता है वो पूछा जाता है एग्जाम के लिए। नंबर थर्ड अपने पास इंपॉर्टेंट लगा देना इसके ऊपर, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यहाँ पर है क्या, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव जो है इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो दाब का मतलब क्या, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर ठोसों की दरों में विलेयता आपको पता है बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर गैसों की भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता भी बढ़ती है। जैसे अपने पास ये कोई वाटर है एक पात्र में, उसके अंदर अपने कोई चीज़ मिला रखी है, विलेयता नहीं दर्शा रही है, उसको यदि अपन प्रेशराइज करते ऊपर से दबाते हैं तो ठोसों की दरों में विलेयता जो होती है वो आसानी से विलय हो जाती है। या गैस जो होती है उस गैसों की मतलब जैसे ठोसों की इतनी नहीं होती जितनी गैसों की होती है, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो आप देखते हैं कि ठोसों को पहले विलेयता दर्शाने के लिए पहले लिक्विड कंडीशन में आना होता है। यदि लिक्विड है तो आसानी से विलेयता दर्शाएंगे, लेकिन गैस जो होती है उस गैस को यदि अपन किसी लिक्विड में मिला रहे हैं और ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं तो आसानी से विलेयता जो होती है वो दर्शाई जा सकती है। तो गैसों की दरों में विलेयता जो होती है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। इसे हेनरी के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी जो है एक अच्छा साइंटिस्ट था, उसने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उसने m इज प्रोपोर्शनल टू p बताया था, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, m इज प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। m यहाँ पर मास है, मास, और यहाँ पर p जो होता है वो यहाँ पर होता है प्रेशर, ठीक है, जिसको अपने एक तरीके से और भी देखते हैं, m बराबर k h और p।
KH जो होता है वो यहाँ पर हेनरी नियतांक होता है, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इसमें देखो टेम्परेचर कहीं दिखाई दे रहा है कि M और P में टेम्परेचर नहीं है, तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती है ना वो स्थिर है। आपने फिजिक्स में भी देखा है कि जिस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया जाता वो स्थिर है। यदि यहाँ पर मैं T लिख देता तो क्या हो जाता, स्थिर दाब पर। अब P है तो इसका मतलब स्थिर ताप पर, दो ही चीज़ होती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, टेम्परेचर फिक्स है, किसी विलायक के इकाई आयतन में, लिखते जाना साथ साथ, इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा, इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में, विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस के द्वारा लगाए गए दाब जो है, गैस के द्वारा लगाए गए जो प्रेशर है उसके ये समानुपाती होती है। यानी इसके अंतर्गत M इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू मास, P इज इक्वल टू प्रेशर। और M बराबर अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि अपन इस प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो अपने पास क्या जाता है, KH, ये अपने पास आ जाता है K, इसको प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हेनरी नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने पास एक छोटा सा एक इक्वेशन आ जाती है जिसको बोलते हैं हेनरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अपने पास एक चीज़ है, चूंकि P इज प्रोपोर्शनल टू x होता है, ये आपने देखा होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू x, P इज प्रोपोर्शनल टू x, x जो होता है यहाँ पर क्या होता है, मोल भिन्न, x बराबर यहाँ पर होती है मोल भिन्न, मोल भिन्न जिसको अपन मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। P इज प्रोपोर्शनल टू x होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास x है, तो अपने पास मोल भिन्न जो होती है वो दो होती है यहाँ पर, एक तो XA होती है और एक अपने पास होती है यहाँ पर XB। अब ये क्या होती है, देखिए यहाँ से XA और XB क्या है, यहाँ पर x जो होती है वो तो मोल भिन्न हो गई है, तो टोटल मोल भिन्न है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, विलायक के लिए लिखूँ, विलायक के लिए, ठीक है, फॉर सॉल्वेंट, फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए यदि मैं लिखता हूं तो यहां पर क्या आता है, P इज प्रोपोर्शनल टू XA। मैंने बताया था A जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए, विलायक के लिए, और B जो होता है वो विलेय के लिए, मैंने बताया था आपको सोल्यूट के लिए। तो P इज प्रोपोर्शनल टू XA, या P इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है, इसका कांस्टेंट आता है K। ठीक है, मैंने यहाँ पर KH नहीं लगाया, KXA, ये अपने पास एक वैल्यू आती है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, XA और XB के सापेक्ष लिख सकते हैं। XA इज इक्वल टू आता है अपने पास P, ठीक है, XA इज इक्वल टू अपने पास आता है P अपॉन K। अपने पास एक ही फॉर्मूला आ जाता है छोटा सा। दूसरी बात अपने पास क्या होती है, विलायक के लिए के साथ ही अपने पास एक आता है विलेय के लिए, विलेय के लिए, विलेय के लिए, फॉर सोल्यूट, विलेय के लिए। यदि विलेय के लिए अपन देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है P इज प्रोपोर्शनल टू XB, या P इज इक्वल टू K XB, यह आ जाता है, या XB इज इक्वल टू आता है P अपॉन K। ठीक है, ये दोनों आ गए यहाँ पर, तो P अपॉन K, P अपॉन K, ठीक है, तो दोनों में आ गए। लेकिन ये P जो होता है, दोनों यदि सेम आ जाते हैं तो भी तो यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि P और K से आपस में आप इन दोनों को काट सकते हैं। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, विलायक के लिए इसको आप A लिख सकते हो, ठीक है, और जो विलेय है इसके लिए आप इसको B लिखोगे, तो दोनों के प्रेशर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विलायक और विलेय अपन दोनों लेते हैं तो दोनों के प्रेशर अलग अलग होते हैं। वाटर का प्रेशर अलग होता है तो उसमें कोई और चीज़ मिला रखी है, कोई गैस मिला रही है तो उसका प्रेशर अलग अलग होता है। तो अपन इसको अलग अलग से भी शो करेंगे तो सही रहेगा। PA इज प्रोपोर्शनल टू XA, या PA इज इक्वल टू KXA, XA इज इक्वल टू PA, आप कटेगा नहीं आपस में, इसका प्रेशर अलग है विलायक का। और विलेय के लिए B मैंने लिया है, तो यहाँ पर मैं B ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं B लूँगा, तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो अलग है। तो यानी प्रेशर ऑफ A और प्रेशर ऑफ B, ये किसके लिए, विलेय के लिए, और ये किसके लिए, विलायक के लिए। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेनरी का नियम। ठीक है,
इसके बाद में हेनरी नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2-4 है, इसको साथ साथ लिखते जाइए। लिमिटेशंस क्या है? इस नियम के अंतर्गत जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब दाब अधिक नहीं होना चाहिए। पहले ही लिखते जाओ साथ साथ कि दाब जो होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो होता है वो अधिक नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप जो होता है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए और ताप जो होता है वो कम नहीं होना चाहिए। 2 बातें आ गई। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तब क्या होता है? ली गई गैस विलायक से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जब अपने पास अभिक्रिया प्रारंभ होती है, कोई भी रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तब ली गई गैस जो होती है, अपने कोई भी गैस ली है वो विलायक से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय विलायक से अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। नहीं आसानी से अभिक्रिया होगी तो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कब रिएक्शन हो गई। तो विलायक से अभिक्रिया आसानी से नहीं करनी चाहिए और गैस अगुणित या आयनित भी नहीं होनी चाहिए। गैसों में आयनन नहीं होना चाहिए, आयोनाइजेशन आसानी से नहीं होना चाहिए। यदि गैसों में आसानी से आयोनाइजेशन हो जाता है तो रिएक्शन कभी भी खत्म हो जाएगी, अपने को पता भी नहीं चलेगा कब रिएक्शन हो गई। तो जब अपने स्टार्ट करते हैं रिएक्शन तो उस दौरान क्या होता है कि ये विलेयता आसानी से नहीं दर्शानी चाहिए, लेकिन जो रिएक्शन थोड़ा टाइम लगता है उसके दौरान रिएक्शन जो होती है वो आसानी से हो जानी चाहिए। ये जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं ये अपने पास है हेनरी नियम की लिमिटेशन, सीमाएं पूछे गए हैं। हेनरी नियम की सीमाएं लिखिए, तो आपको सीमाएं याद रखनी है। तीनों दोबारा बोल के बताता हूँ। इस नियम के अंतर्गत जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? दाब जो होता है वो तो अधिक नहीं होना चाहिए, पहली बात। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उस दौरान बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तब ली गई गैस जो होती है वो विलायक से अभिक्रिया आसानी से उस समय नहीं करनी चाहिए और गैस अगुणित या आयनित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में चाहे आयनन हो जाओ लेकिन फिलहाल आयनन नहीं होना चाहिए। तो ये आज के कुछ अपने पास टॉपिक थे हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको आज टॉपिक करवाया वो सोल्युबिलिटी का करवाया है, जिसमें विलेयता, जिसमें ठोसों की द्रव्य में विलेयता देखी है, गैसों की द्रव्य में विलेयता देखी है। ठीक है, ये अपने पास 2 मेन फैक्टर्स अपने पास हैं। इसके बाद में अपन ने यहाँ पर क्या देखा है? कुछ दाब का प्रभाव वगैरह, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वगैरह, ये मेन जो टॉपिक है वो आज अपन ने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद में कल अपन देखेंगे द्रव्य जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है। तो द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब है वो अपन देखेंगे, उसके अंतर्गत राउल्ट का नियम आएगा। राउल्ट के नियम को कल अपन आसानी से समझेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही समझिए, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, लिख के याद कीजिए। सारी जो भी चीज़ें हैं इनको आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा बनाया वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।